अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आयशा और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है जिसे हम निमोनिक करते हैं NOC, नर्वस कंट्रोल, अदर्स एंड केमिकल कंट्रोल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अदर्स के बारे में। अदर्स इंक्लूड करता है 3 रिसेप्टर्स को। फर्स्ट है जेस्टा कैपिलरी रिसेप्टर, सेकेंड है लंग स्ट्रेच रिसेप्टर, थर्ड है इरिटेंट रिसेप्टर। जेस्टा कैपिलरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है नियर टू पल्मोनरी कैपिलरी, स्टिमुलेट होता है पल्मोनरी एडिमा की वजह से, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है। लंग स्ट्रेच रिसेप्टर नेम ही शो कर रहा है कि किसी स्ट्रेच की वजह से होगा, ये स्टिमुलेट होता है इंस्पायरेशन पे। इरिटेंट रिसेप्टर नेम शो कर रहा है कि किसी इरिटेशन की वजह से होगा, ये रेस्पिरेटरी म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है। सब नॉक्शियस एजेंट जब स्टिमुलेट करते हैं इन रिसेप्टर्स को, ये एक्टिवेट होते हैं और रिजल्ट स्नीजिंग होता है। स्नीजिंग इज प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नर्वस कंट्रोल 2 टाइप्स का होता है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक कंट्रोल होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और ये हेल्प करता है वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक कंट्रोल थ्रू ब्रेन स्टेम, इसमें पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेंटा होते हैं जो कि इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग में हेल्प आउट करते हैं। पोन्स फर्दर कंसिस्ट होता है अपर एंड लोअर पोन। अपर पोन न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड लोअर पोन एपिन्यूस्टिक सेंटर। हमारे पास 4 ब्रीथिंग सेंटर प्रेजेंट होते हैं, 2 पोन्स में प्रेजेंट होते हैं और 2 मेडुला ऑब्लोंगेंटा में। फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये इनहिबिट करता है एपिन्यूस्टिक सेंटर को। एपिन्यूस्टिक सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है एपिन्यूस्टिक ब्रीथिंग का, जो कि एबनॉर्मल पैटर्न है ब्रीथिंग का। ये पैटर्न हैमरेज, इस्कीमिया या किसी इंजरी के वक्त देखा जाता है और इसे ऐसे करेक्टराइज किया जाता है प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन फॉलोड बाय शॉर्ट एक्सपायरेशन। नॉर्मली पोन्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते नॉर्मल ब्रीथिंग में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा फर्दर कंसिस्ट होता है 2 पार्ट्स पे, वेंट्रल एक्सपायरेटरी सेंटर एंड डोर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर। वेंट्रल एक्सपायरेटरी सेंटर एक पैसिव फिनोमेना है जो कि इनएक्टिव होता है रेस्टिव फेज में और एक्टिव होता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, means during exercise it become active. Dorsal inspiratory center मेन सेंटर है ब्रीथिंग कंट्रोलिंग पैटर्न में और एज अ पेस मेकर ऑफ लंग भी ये काम करता है। ये सारे इनपुट आउटपुट रिसीव करता है और विल बी फ्रेनिक नर्व, इंटरकोस्टल नर्व। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग का थर्ड फिनोमेना है केमिकल कंट्रोल, जो कि मेन कंट्रोल है। ये 2 फिनोमेनास पे कंसिस्ट होता है, एक होता है केमिकल्स और दूसरा होता है कीमो रिसेप्टर्स। केमिकल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैन फाउंड इन CSF एंड ब्लड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल रेशियो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन नॉर्मल होता है। नॉर्मली रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं होता। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस हो जाए 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। देन पार्शियल प्रेशर कंट्रोल ब्रीथिंग, इसको हाइपोक्सिया मीडिएटेड ब्रीथिंग कहते हैं। मेनली इन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज एंड डेवलप इन COPD। कीमोरेसेप्टर सेंट्रल मेन एंड पेरिफेरल, इस पे कंसिस्ट होता है। सेंट्रल मेन 4th वेंट्रिकल के फ्लोर पर प्रेजेंट होता है, उनका मेन रोल है नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न में। पेरिफेरल में फर्दर कंसिस्ट होता है ऑर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज पे। ऑर्टिक बॉडीज आर्च ऑफ एओर्टा पे प्रेजेंट होती हैं और ये रिएक्ट करती हैं पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन से, और इसकी कंसंट्रेशन को ब्लड में डिटेक्ट करती हैं और एक्टिवेट होती हैं ड्यूरिंग अप एंड डाउन। कैरोटिड बॉडीज बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे प्रेजेंट होती हैं और ये रिएक्ट करती हैं पार्शियल ऑक्सीजन से जब वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो। एक्टिवेट होती है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में और इसकी वजह से हाइपोक्सिया मीडिएटेड ब्रीथिंग होता है। फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सेंट्रल केमोरेसेप्टर एंड aortic become insensitive and they are responsible for hypoxia mediated breathing and we can see in it respiratory failure or COPD। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। अब वेंटिलेशन और परफ्यूजन तब नॉर्मल होगी जब सैचुरेशन 80% होगी और जब कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी देन वेंटिलेशन परफोरेशन रेशो 0 होगी। पेशेंट हैविंग वेंटिलेशन परफोरेशन रेशो बिलो 80% इट मीन्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है और किस पेशेंट को नहीं है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में वेंटिलेशन नॉर्मल होती है, परफोरेशन 0 होती है और परफोरेशन रेशो हाई होती है मोर देन 80%। वेंटिलेशन परफोरेशन रेशो 3 जोन ऑफ लंग में प्रेजेंट होती है, अपर जोन, लोअर जोन एंड मिडल जोन। अब
जब ब्लड हमारी बॉडी में एंटर हो, ये एक फिनोमिना सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में ब्लड मूव करेगा हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। सपोज करें 500 ml ब्लड था जिसका मोस्ट ऑफ पार्ट 350 ml लोअर जोन में चला गया, 120 ml मिडिल जोन में और 30 ml अपर जोन में। इसी तरह जब एयर हमारे लंग में एंटर होगी, क्योंकि उसका फिनोमिना है कि वो अपवर्ड मूव करती है, लेकिन हमारे ब्रोंक्यूल्स में एक नेचुरल फिनोमिना है कि वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और पुश करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अगेंस्ट द नेचर, लेकिन फिर भी कुछ एयर अपवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से अपर जोन में हमारे पास 50 ml एयर होती है, मिडिल जोन में 150 ml और लोअर जोन में 300 ml। हम अपर और लोअर जोन में अपनी वेंटिलेशन रेशो निकालेंगे, वेंटिलेशन परफोरेशन रेशो निकालेंगे, तो वो अप्रोक्सीमेटली, तो वो रेशो मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 30 अबव देन 1 आएगी। और जब हम लोअर जोन में रेशो निकालेंगे 300 ओवर 350, वो लेस देन 1 आएगी। तो अपर जोन में परफोरेशन लोएस्ट होती है और वेंटिलेशन भी लोअर होगी और परफोरेशन रेशो हाईएस्ट होगी, और लोअर जोन में वेंटिलेशन हायर होगी, परफोरेशन हाईएस्ट होगी और वेंटिलेशन परफोरेशन लोएस्ट होगी। हमारे पास 2 टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर के जितनी भी हमारे पास पल्मोनरी पैथोलॉजीज हैं वो सारी इसकी कॉज हैं, चाहे वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, पल्मोनरी एडीमा हो, प्लूरेसी हो, प्लूरल एफिजन हो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो, अस्थमा हो, ब्रोंकियोएक्टेसिस हो, ARDS हो, ये सब इसकी कॉज हैं एक्सेप्ट COPD, स्पेशली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। और जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है ये इंक्लूड करता है COPD को, किसी भी मॉल न्यूट्रिशन को, सारी पल्मोनरी पैथोलॉजीज जो टाइप 1 में इंक्लूड है। जब ये प्रेसिस्ट करें लॉन्गर टाइम के लिए तो इनकी वजह से टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। चीज़ हमारे पास टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होती है, पार्शियल ऑक्सीजन लो होती है और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होती है, हाइपोक्सिया होता है। और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन लो होती है। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर का ट्रीटमेंट है हाई फ्लो ऑक्सीजन अप टू 20 लीटर पर मिनट। और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हमारे पास हाइपोक्सिया मीडिएटेड ब्रीथिंग होती है, साथ में हाइपरकैप्निया भी होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है। और इसका ट्रीटमेंट है स्लो ऑक्सीजन इंटरमिटेंट ऑक्सीजन लो डोज 0.5 to 2 लीटर इन 4 to 5 आवर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस हो जाती है। रेस्पिरेटरी लो होता है क्योंकि ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन की वजह से डिप्रेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और रेस्पिरेटरी हाई होता है COPD में। दिस इज़ ऑल अबाउट टॉपिक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।